बहुजनों की पार्टी है, इसमें ब्राह्मण बनिया ठाकुरों को नो एंट्री है। ब्राह्मणों का हमें नोट भी नहीं चाहिए, वोट भी नहीं चाहिए। समाज पार्टी अब बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है। बहन जी तो दिखाई नहीं दे रही और बाकी के बहुजन समाज के लोग जो है मूर्ख है, ऐसा बहन जी कह रही है। यहूदी, जू और भारत का ब्राह्मण, ये तीनों की नस्ल एक है। अगर मुस्लिम भाई इस पर 10% भी अमल करते हैं ना, तो इस देश में मजलूमों का राज आ जाएगा। नमस्कार, आदाब, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं आदिवासी नेता प्रेम कुमार गेड़ाम जी। इनसे जानना चाहेंगे कि आदिवासियों के लिए, दलित छात्रों के लिए क्या इनकी मन में योजनाएं हैं। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है। अलग अलग पार्टियां जो है चुनाव में लगी हुई है, तैयारी में लगी हुई है। तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, ये छात्र नौजवानों के जो संगठन है, ये संगठन पूरे देश भर में खड़ा करने का काम करता, उसकी जिम्मेदारी संभालता हूँ। तो अभी उत्तर प्रदेश में हमारी इस जो मेरा दौरा चल रहा है पूरे, खास करके अभी पश्चिमांचल में जो 26 ज़िले हैं, 6 मंडल, 128 विधानसभाएँ है पश्चिमांचल में। तो पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग अभी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि बात बहुजन समाज की तो सभी लोग कर रहे हैं और युवाओं की भी बात सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से बहुजन समाज के युवाओं को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए खास करके, ताकि उनकी समस्या का समाधान वो खुद कर सके, तो ऐसा प्रतिनिधित्व मिलते हुए हमें नज़र नहीं आ रहा है और सिर्फ युवाओं का चुनाव में इस्तेमाल होते हुए नज़र आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में अभी बहुजन युवा बेरोजगार सम्मेलन ले रहे हैं और जिसके अंतर्गत युवाओं को हम लोग जागृत करने का काम कर रहे हैं और उसी संदर्भ में मैं बरेली आया। दूसरा, वामन मेश्राम साहब के द्वारा जो ऐलान किया है अभी, और 9 अक्टूबर को लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में जो रैली है, करीबन 10 लाख लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं मेश्राम साहब के नेतृत्व में। तो उस रैली को भी सफल करने का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो वो भी एक मोटो था, उस रैली की तैयारी के संदर्भ में मैं बरेली आया था। ये जो अंबेडकर छात्र सभा बनाई गई थी, इसमें भी और मायावती देवी ने भी बहुजन समाज के लिए कोई काम नहीं किया, छात्रों के लिए कोई काम नहीं किया। इस बार कोई नया संगठन जो आ रहा है आपका, इसमें कोई काम करने की उम्मीद है क्या? हमारा संगठन कोई नया संगठन नहीं है। 2010 से हम लोग काम कर रहे हैं। बामसेप 1978 से लगा हुआ है, आज 44 साल बामसेप को हो रहे हैं। बामसेप के द्वारा ये संगठन निर्माण किया गया, भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा। आज हम लोग 25 राज्य में हमारी शाखाएं हैं, 314 जिलों में हमारे यूनिट है। बामसेप तो 31 राज्य 567 जिला में है, लेकिन हम लोग वर्तमान में 314 जिलों में पहुंच चुके हैं। तो जो मैंने कहा कि बहुजनों की बात कर रहे हैं, बहुजन छात्र संगठन है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुजनों का जिस प्रकार से अस्तित्व होना चाहिए या बहुजनों को जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व देने की मामला क्या है, हमारे बहुजन समाज की किसी भी युवा बेरोजगारों का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्या मामला है? उसका मामला ये है कि बेरोजगारी, ये जो मूल से जो मामला है, ये कोई आर्थिकता से या कोई गरीबी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये बेरोजगारी मामला, ये बेरोजगार जानबूझकर इसलिए रखा जा रहा है ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था से SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बच्चे को उस लोकतांत्रिक व्यवस्था से प्रतिनिधित्व से वंचित रखा जाए। जब प्रतिनिधित्व ही एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट में पहुंचेगा नहीं, तो समाज का विकास कल्याण कैसे होगा? ये बताइए कि ये जो नौकरी की बात करते हैं आपकी जो पार्टी है 2022 के होने वाले चुनाव में क्या मतलब हिस्सा लेगी, संगठन बनाएगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? पहली बात तो बामसेप ये एक सामाजिक संगठन है। भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा ये भी एक सामाजिक संगठन है। तो हमारे जो ज़मीनी स्तर के जो मुद्दे हैं, वो ज़मीनी स्तर के मुद्दे वर्तमान में आज बहुजन मुक्ति पार्टी उठा नहीं रही है, बल्कि वो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट करके दे रही है समाज के साथ में कि ये विद्यार्थी युवा बेरोजगार के मुद्दे ये हम लोग उठाएंगे, आदिवासियों के मुद्दे ये हम लोग उठाएंगे, OBC की जाति आधारित गिनती का मामला है। तो वो सारा जो है 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर
बहुजन मुक्ति पार्टी एग्रीमेंट बना कर दे रही है। साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी जो है ये बहुजनों की पार्टी है, इसमें ब्राह्मण बनिया ठाकुरों को नो एंट्री है। नहीं तो नाम बहुजन का रहेगा और संचालन कोई ब्राह्मण करेगा तो कोई मतलब तो है नहीं। आपके संगठन में मतलब ब्राह्मण और ये पंडित इनका कोई नो एंट्री। ब्राह्मण बनिया ठाकुरों के छात्रों को भी नो एंट्री। संख्या ही 3.5% है। हम तो कहते हैं उनका नोट, ब्राह्मणों का हमें नोट भी नहीं चाहिए, वोट भी नहीं चाहिए। उनकी संख्या 3.5% है, कोई ज़रूरत नहीं है। हम 85% लोग हैं, हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारे वोट ज़्यादा है। हम लोग इस देश में राज प्रस्तावित कर सकते, राजा चुन सकते, राजा बन सकते। लेकिन वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हजारों सालों से ब्राह्मणों ने 2 षड्यंत्र इस देश में किए। एक है विभाजन, दूसरा है अज्ञानता। विभाजन से हम इकट्ठा नहीं होते SC ST OBC के लोग, और अज्ञानता से ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए पहला मुद्दा ये है हमारा कि सबसे पहले SC ST OBC माइनॉरिटी के छात्रों को जगाया जाए, क्योंकि उनका इस्तेमाल हो रहा है। चाहे वो हिंदू मुसलमान फसाद में इस्तेमाल क्यों ना हो, या धर्म के नाम पर क्यों ना हो, या फिर किसी भी चीज़ में हो। बहुजन समाज का ठेका तो मायावती ने लिया था, अब आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी ने भी लेना शुरू कर दिया है। आप क्या कहेंगे, ये दोनों क्या वास्तव में दलित के नेता हैं क्या? ना ना ना, देखिए बहुजन समाज पार्टी अब बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है। बहन जी तो दिखाई नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश में तो सतीश चंद्र मिश्रा जी दिखाई दे रहे हैं। मैं तो हैरान हुआ ये सारा देखकर मामला। जब मैं उत्तर प्रदेश आया तो मैं हैरान हुआ कि कहीं पर भी बहन जी दिखाई नहीं दे रही है। एक नारा उनका हुआ करता तिलक तराजू और तलवार, इनको आगे नहीं बोलूंगा मैं। हाँ। तो ये बहन जी का नारा था। अब वो पंडित ब्राह्मणों का सम्मेलन करके ब्राह्मणों को इकट्ठा करना चाह रही, इस बारे में क्या कहेंगे आप? पहला ये काशीराम साहब के वक्त का नारा था जो लोग देते थे कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। अब नारा बदल गया, अब इनसे शिष्टाचार सीखो कह रही है। अब ये जो प्रबुद्ध सम्मेलन जो चल रहा है बहन जी, तो ये बहन जी के भी नेतृत्व में नहीं चल रहा है, ये सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में चल रहा है। नाम प्रबुद्ध सम्मेलन है, लेकिन ये ब्राह्मण सम्मेलन लिए जा रहे हैं। मतलब बहन जी ये मैसेज बहुजन समाज को देना चाहती है कि सिर्फ ब्राह्मण ही प्रबुद्ध है, तो ब्राह्मणों का बाकी के बहुजन समाज के लोग जो है मूर्ख है, ऐसा बहन जी कह रही है। वही ब्राह्मणों का साथ लिए बिना तो आगे बढ़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो हमें साथ की जरूरत ही नहीं है ब्राह्मणों की। उनकी संख्या ही देश में 3.5% है। वो अल्पसंख्य के लोग हैं जिनकी संख्या ही 3.5% है, उनकी जरूरत ही नहीं है। आजाद समाज पार्टी के बारे में क्या कहेंगे आप? चंद्रशेखर जी पार्टी जैसे बहन जी के अब बहुजन समाज पार्टी नहीं है, वो ब्राह्मण समाज पार्टी बन गई। तो जैसे इधर मिश्रा है, अब उधर चंद्रशेखर रावण को संभालने के लिए त्रिपाठी आ गया इंदौर का। अब त्रिपाठी नाम का ब्राह्मण है। तो कितने भी बहुजन समाज का ठेका लेने वाले कायद के बनते हैं, इनके पास क्या ब्राह्मणों के अलावा कोई दूसरी जाति का व्यक्ति नहीं बनते? बिल्कुल, ब्राह्मण उनको हाईजैक कर देते हैं। ब्राह्मण 2 काम बड़े पैमाने से होशियारी से करने की कोशिश करती है। नंबर 1, अगर हमारे समाज का कोई बड़ा अधिकारी बन गया तो अपनी लड़की तुरंत दे देंगे, शादी करवा देंगे, दामाद बना लेंगे तुरंत। और दूसरा काम, अगर कोई बहुजन समाज का कोई व्यक्ति अगर बहुजन समाज के लिए अगर काम कर रहा है तो वो आंदोलन खत्म करने के लिए उनमें घुसपैठ कर देंगे। अब मान लीजिए आप चंद्रशेखर रावण की बात कह रहे हैं, तो चंद्रशेखर रावण अगर सही में बहुजन समाज के लिए काम कर रहा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC मुस्लिमों के लिए अगर काम कर रहा है, विद्यार्थी युवाओं का अगर नेता है, तो चंद्रशेखर रावण जब पैदा नहीं हुआ होगा ना, तब से वामन मेश्राम साहब 44 साल से लगे हुए हैं, इस आंदोलन को चला रहे हैं 19 साल की उम्र से। तो नेशनल मीडिया चंद्रशेखर रावण को दिखा रही है, वामन मेश्राम साहब को क्यों नहीं दिखा रही? इससे जबकि जमीनी हकीकत ये है कि वो काफी समाज के लिए काम कर रहे हैं। वामन मेश्राम जी काफी बात उठा रहे हैं। इससे हम वामन मेश्राम साहब की लाइन जो है वो क्लियर है, ब्राह्मण बनिया ठाकुरों को नो एंट्री, क्लियर लाइन है। आपकी पार्टी में ब्राह्मण ठाकुर बनिया कोई एंट्री नहीं है? बिल्कुल नहीं, 200% नहीं, अभी भी नहीं, भविष्य में भी होंगी नहीं। मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं? उनको हमेशा ठगा गया, हर पार्टी ने उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। आपके संगठन में क्या उनका भविष्य है? मुसलमानों को संख्या के अनुपात में मेरी पार्टी कहाँ है? आप मेरी पार्टी बोलेंगे तो कहाँ है? हाँ, मेरे संगठन में आप कह सकते हैं। मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थी युवा बेरोजगारों का संगठन चला रहा हूँ। ये सामाजिक संगठन है,
पार्टी है वो बहुजन मुक्ति पार्टी है जो लोग चला रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे संगठन में मुसलमानों का क्या योगदान है, क्या ये रहेगा, तो संख्या के अनुपात में सबको प्रतिनिधित्व हम लोग दे रहे हैं। हमारा काम है कि विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा जो संगठन है उसके द्वारा सबसे पहले SC ST OBC को जगाया जाए, मुसलमानों को जगाया जाए और इनमें भाईचारा निर्माण किया जाए। क्योंकि SC ST OBC को और मुसलमानों को भिड़ाते रहते हैं, तो वो भिड़ाना बंद हो जाएगा, वो झगड़ा बंद हो जाएगा। अगर हिंदू मुसलमान का झगड़ा बंद हुआ तो ब्राह्मण जो है इस देश में फिर राजनीति जिस प्रकार से वो करता है हिंदू मुसलमान के मुद्दों को लेकर, वो बंद हो जाएगा। अच्छा, ओवैसी के बारे में आपका क्या नज़रिया है? ओवैसी के बारे में तो ओवैसी को पूछना होगा, मैं उनका नज़रिया क्या बता सकता हूँ। ये तो अभी मुस्लिम भाई ही ओवैसी जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो बाकी के लोगों की तो बात अलग है। एक बात मुस्लिम भाइयों को समझना बहुत ज़रूरी है वर्तमान में, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मोहम्मद पैगंबर साहब के इंतकाल के वक्त मोहम्मद साहब ने जो 5 बातें बताई थी, उन बातों पर ही अगर मुस्लिम भाई अमल करते हैं। पहली बात बताई थी इंतकाल के वक्त मोहम्मद साहब ने कि किसी भी तंजीम में यहूदी को मत लेना। यहूदी, जू और भारत का ब्राह्मण, ये तीनों की नस्ल एक है और ये तीनों का DNA एक है, और ये तीनों भी विषमता के समर्थक है और समता के विरोधी है। तो पहली जो बात उन्होंने कही थी कि किसी भी तंजीम में यहूदी को मत लेना। बाबा साहब ने कहा किसी भी संगठन में ब्राह्मणों को मत लेना। दूसरी बात मोहम्मद साहब ने कही इकरा करो। इकरा का मतलब पढ़ाई करो, ज्ञान हासिल करो। बाबा साहब ने कहा शिक्षित। तीसरी बात मोहम्मद साहब ने कही जिहाद करो। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो, फाइट करो। चौथी बात मोहम्मद साहब ने कही मसावाद प्रस्तावित करो, और बाबा साहब अम्बेडकर ने समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व को प्रस्तावित करने के लिए ज़िंदगी लगाई। और पांचवी बात मोहम्मद साहब ने कही कि जालिम का साथ मत दो, मजलूमों के साथ खड़े हो जा। अगर भारत में मुस्लिम भाई अगर मजलूम के साथ अगर खड़े हो जाते हैं तो इस देश में आज वर्तमान में जालिम जो है वो ब्राह्मण है। जालिम कांग्रेस बीजेपी के लोग हैं, जितने भी ब्राह्मणों के दल है वो जालिम लोग हैं। ब्राह्मण जालिम है, यहूदी जालिम है, जू जालिम है, तीनों की नस्ल तो एक है। तो जालिम का साथ मत दो, मजलूम के साथ खड़े हो जाओ। ये जो कुरान में जो आदेश मुस्लिम भाइयों को दिया गया, अगर मुस्लिम भाई इस पर 10% भी अमल करते हैं ना, तो इस देश में मजलूमों का राज आ जाएगा। और जब तक मजलूम का राज नहीं आता तब तक मुसलमानों की किसी भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। 2022 के होने वाले चुनाव में ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने आरक्षण समाप्त नहीं किया तो हम उनका बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। आरक्षण समाप्ति को लेकर ब्राह्मण समाज काफ़ी आगे आ रहा है और काफ़ी मतलब अंदर वो योजना बना रहा है कि ब्राह्मण जो समाज जो है वो आरक्षण खत्म कर दिए केंद्र सरकार SC ST का। इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो बहुजन समाज के लोगों ने इस बात को ध्यान में रखना है, खास करके उत्तर प्रदेश के। मैं बहुजनों को ये बात कहना चाहता हूँ और हक से कह सकता हूँ, 15 साल से मैं भी लगा हुआ हूँ वामन मेश्राम साहब के साथ में। मेश्राम साहब तो 44 साल से काम कर रहे हैं। मैं बहुजन समाज के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर ब्राह्मण चुनाव में खड़ा होगा, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, बिल्कुल ही वोट नहीं देना है। तो ब्राह्मण का बहिष्कार बिल्कुल ही। अगर ब्राह्मण आरक्षण का बहिष्कार कर रहे हैं, आरक्षण क्या है? भीख है क्या? गरीब लोगों को की हुई मदद है क्या? आरक्षण ये प्रतिनिधित्व है। आरक्षण कब तक रहेगा? कोई समय सीमा नहीं है आरक्षण की। रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विसेज की कोई समय सीमा नहीं है। पॉलिटिकली रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए है, जो इनको वो बढ़ाते रहते। आरक्षण का जो मामला है, ये आरक्षण का मामला प्रतिनिधित्व का है। कब तक रहेगा? जब तक जाति है तब तक रहेगा, जब तक संविधान है तब तक रहेगा, और जब तक भारत में ब्राह्मण है तब तक आरक्षण रहेगा। ये आरक्षण का मामला जो है ये प्रतिनिधित्व का मामला है। तो जो ब्राह्मण आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में सभी SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जहां पर किसी भी पार्टी से ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा हो, ब्राह्मण कैंडिडेट को वोट देना ही नहीं है। देखते हैं कैसे जीत कर आते हैं। तो ब्राह्मण
इस बार बहुजन समाज एकजुट होकर के आपकी बात को मानेगा, लगता है यही है, और इसका विरोध करेगा। ब्राह्मण कहीं भी खड़ा होगा उसका विरोध करेगा, उसको वोट नहीं दिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार बड़े धीरे से चुपके से योजना ला रही है, हर उद्योग संस्थान का प्राइवेटाइजेशन कर रही है ताकि आरक्षण खत्म हो जाए। वो देश ही उनका नहीं है। अब केंद्र सरकार का मतलब क्या है? अब सरकार में ब्राह्मण ही बैठा हुआ है। बीजेपी की सरकार है। बीजेपी 1980 में बनी, उसके पहले 52 में जनसंघ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। 80 में अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी ने बीजेपी बनाई। तो ये तो ब्राह्मणों का दल है, तो केंद्र सरकार की नहीं, ये ब्राह्मणों की योजना है। जो ब्राह्मण इस देश के ही है नहीं, तो वो तो बेचने का ही काम करेंगे ना। अब जनता जो है, उनसे मेरा निवेदन है कि जल्दी जागरूक हो जाओ, कहीं हमारी ना बोली लग जाए। अब देश बेचने की योजना पर ब्राह्मण काम कर रहा है। पता चले बहुजन समाज तो हजारों सालों से तो सोया हुआ है, इसकी ही बोली लगा देंगे ये लोग। एक एयरपोर्ट खरीदने पर एक एयरपोर्ट फ्री दिया जा रहा है। जी, वो तो इस योजना पर बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, ब्राह्मण लोग इसी योजना पर काम कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट बेचा जाए। क्यों? संविधान में रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब होता है पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर, और ये जितने भी है एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर है जिसमें रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। अगर वो बेच दिया जाए तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ये सारा मामला जो है अंदरूनी चल रहा है उनका, कि सारा रिजर्वेशन खत्म करने का मामला है। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर रहेगा तो रिजर्वेशन रहेगा, अगर गवर्नमेंट सेक्टर ही खत्म कर दो रिजर्वेशन ऐसे ही खत्म। तो ये इस धरती पर तो आप ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में ब्राह्मण का बहिष्कार करें। आने वाले चुनाव में ब्राह्मण का बहिष्कार का मतलब, जो ब्राह्मण संविधान को जलाया, जिस ब्राह्मण ने हमारे विरोध में कानून बनाए, किसानों के विरोध में कानून बनाए, प्रतिदिन हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, इनके धर्म ग्रंथ और कर्मकांड और जो इन्होंने भ्रांतियां फैलाई और जो उन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो निर्माण की, जिस वजह से प्रतिदिन हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे, ये ब्राह्मणों की वजह से हो रहे, उनके धर्म ग्रंथ की वजह से हो रहे, कर्मकांड की वजह से हो रहे। वही ब्राह्मण अब आरक्षण को ख़त्म करने में लगे हुए, हमारा एजुकेशन ख़त्म करने में लगे हुए। अगर इतना काम ब्राह्मण हमारे विरोध में कर रहा है तो उत्तर प्रदेश की अब बहुजन समाज की जो जनता है वो जाग चुकी है। और मैं ये बात सिर्फ बता रहा हूँ, मैं अभी जिला जिला घूम रहा हूँ, लोग मुझे बता रहे हैं कि जहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा होगा, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, उसको वोट नहीं देंगे। अभी ऐलान कर दिया है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की जनता ने कि अभी ब्राह्मण कैंडिडेट जहाँ पर खड़ा होगा वहाँ पर बिल्कुल ही वोट नहीं देंगे। अब हम लोग देखेंगे ब्राह्मण कैसे चुनकर आता है। और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, हम लोग अभी वर्तमान में पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में खड़ा हो चुके हैं। हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुआ है 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, अब विद्यार्थी, युवा, बेरोजगारों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। प्रतिनिधित्व के साथ साथ हमारे ज़मीनी स्तर के मुद्दे बहुजन मुक्ति पार्टी उठा रही है, और उनके समर्थन में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और जितने भी हमारे 87 संगठन पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, हम समर्थन में 9 अक्टूबर को लखनऊ में रमाबाई आम्बेडकर मैदान में मान्यवर काशीराम साहब के स्मृति दिन के अवसर पर हम लोग विशाल रैली ले रहे। तो आपके चैनल के द्वारा मैं उत्तर प्रदेश के जनता को ये अपील करता हूँ कि वो रैली में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो।